सिंह है। आपने स्नातक, परास्नातक और पीएचडी कलकत्ता विश्वविद्यालय से की है। आप स्नातक और परास्नातक दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। आपका शिक्षण के क्षेत्र में 28 वर्ष का अनुभव है। आप वरिष्ठ प्रोफेसर और लेखक के साथ ही मीडिया, पत्रकारिता एवं अनुवादक के रूप में भी ख्यात हैं। आपकी अनेक पुस्तक काफी चर्चित रही हैं, जिनमें सूचना समाज, जनतंत्र, माध्यम और वर्तमान संकट, ज्ञान का स्त्रीवादी पाठ आदि है। अब मैं श्रीमती सुधा सिंह को मंच पर आमंत्रित करती हूँ ताकि वे अपने विचार हमसे साझा कर सकें। जिस तरह से मेरे नाम को बुलाया गया, मुझे बंगाल की याद आ गई। वहाँ हर लड़की श्रीमती हुआ करती है, चाहे वो विवाहित हो, अविवाहित हो, किसी भी कोटि में आती हो, बट वो श्रीमती है। तो सारी उपलब्धियां एक तरफ और श्रीमती होना एक तरफ। आज जिस विषय पर बातचीत रखी गई है, उसके लिए सर्वप्रथम मैं इस कॉलेज के जो हमारे अध्यापक साथी हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। वाकई एक बहुत गंभीर विषय पर उन्होंने ये परिचर्चा रखी और बहुत योग्य वक्ताओं को बुलाया और मैं भी उनको सुनकर लाभान्वित हुई। कई महत्वपूर्ण मुद्दे उन्होंने उठाए। नीलू जी ने, सिकता जी ने, नीलू जी ने हिंदी की ताकत की बात की और बात के क्रम में उन्होंने हिंदी की जो व्यापकता है उसकी भी चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने परंपरा की बात की और लोकतंत्र की अवधारणा की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोक होता है वही निर्णायक होता है और जो लोग कहे वह सही होता है। और इस तरह से सबको समान रूप से लेकर चलने की जो भावना है वह लोकतंत्र की मूल और बुनियादी भावना है। इस बात को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने रखा। सिकता जी ने बात को आगे बढ़ाते हुए और भी उसकी एक तरह से उसके कई आयामों को हमारी तरफ उछाला। उसमें इंक्लूसिव जो डेमोक्रेसी है उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए उसकी तरफ इशारा किया, हिंदी की ताकत की चर्चा की और कुछ नई चीजों की तरफ जिस पर अक्सर मीडिया वाले चुप्पी साध जाते हैं इशारा करके उन्होंने छोड़ा कि मीडिया की जो आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति है, लोकतंत्र केवल बाहर नहीं, घर के दरवाजे के बाहर नहीं, घर के अंदर भी होना चाहिए। और उस लोकतंत्र में मीडिया के भीतर का जो लोकतांत्रिक परिवेश है वो कैसा है और उसमें कैसे हायरार्की काम करती है और किस तरह से धीरे धीरे वो हायरार्की कभी लैंग्वेज का, कभी अन्य तरह की जो सामाजिक हायरार्कीज की कोटियां हैं वो मीडिया के अंदर भी बनी हुई हैं और उन कोटियों को खुद मीडिया और मीडिया पर्सन्स कैसे काउंटर करते हैं ना, उसकी एक छोटी सी झलक उन्होंने दिखाई और बताया कि कैसे अंग्रेजी वाले भी अब हिंदी बोलने को बाध्य हैं। निश्चित तौर पर अंग्रेजी वालों ने और अंग्रेजी भारत में लाने वालों ने बहुत जल्दी समझा था हिंदी की महत्ता को। आज ही समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। 1800 में समझ लिया था, फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश कर दिया था। किस लिए? अपने सैनिकों को यहाँ की देशज भाषा में दीक्षित करने के लिए, उर्दू सिखाने के लिए, रेख्ता सिखाने के लिए, हिंदी सिखाने के लिए, हिंदुस्तानी सिखाने के लिए। हिंदी के इतने वेरिएशंस थे, आज वेरिएशंस घट गए हैं, कम हैं और जाहिर है कि उसकी वजह, उसका कारण अलग अलग है। जो भी हो, ये चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजी वाले निश्चित तौर पर केवल भाषा के स्तर पर ही नहीं बल्कि दूरंदेश के स्तर पर भी, चीजों को समझने और संभावनाओं को लपकने के स्तर पर भी हमसे ज्यादा चालाक रहे। संख्या हमारी जरूर ज्यादा है, हम इस पर गर्व कर सकते हैं कि हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। लगभग 80 करोड़ के लोग 140 करोड़ में से लगभग 80 से 85 करोड़ लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। लेकिन तब भी भारत की एक बड़ी जनसंख्या है जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। बहरहाल हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि
संकट और दुर्भिसंधि कहाँ है। अंग्रेजी वाला हिंदी बोलने लगा, ये खुशी की बात है, लेकिन वो कर क्या रहा है, रिप्लेस कर रहा है हिंदी वाले को। जहां 2 पत्रकार जाते वहां एक ही जा रहा है। हिंदी वाले के तो वहां भी कटौती कर दी आपने। अब अंग्रेजी वाला ही हिंदी बोल लेगा तो हिंदी भाषा, हिंदी केवल माध्यम नहीं है भाई, वो 2 चीजों को समझने का एक जनसमूह, बड़े जनसमूह की ताकत है और उसकी आवाज भी है, उसकी भावना भी उसके अंदर व्यक्त होती है। तो वहां जैसे ही आप हिंदी के पत्रकार को साथ नहीं ले जाते, वो अपने आप छट जाता है। तो चुनौती कहाँ है? चुनौती है कि आप बाइलिंगुअल होइए। हिंदी वालों के सामने चुनौती है। खुश होने की जरूरत नहीं है कि हमारी संख्या बहुत ज्यादा है और सभी लोग हिंदी बोलने को बाध्य हुए। और देखो, ज्योति बसु को हिंदी नहीं आती थी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया। ये सब खुश होने की चीजें नहीं है, ये समझने की चीज है। हिंदी की ताकत जनता में है, कॉमन पीपल में है, नीचे के लोगों में है, लेकिन उसको निर्णायक पदों पर, निर्णायक जगहों पर ताकत कैसे बनाए, इसकी लड़ाई है। और इसलिए हमें अपने को इक्विप्ड करना पड़ेगा। हिंदी वाले ये मान के चले कि सबको हिंदी आती है और हमें तो कुछ और सीखने की जरूरत नहीं। ना हम मलयाली सीखेंगे, ना हम उड़िया सीखेंगे, ना बांग्ला सीखेंगे, उर्दू तो सीखेंगे नहीं क्योंकि उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो ये जो परसेप्शन है, भाषाएं आप जितना सीखें, आप दूसरों की संस्कृति, दूसरों के लेखन, दूसरों की जीवन शैली से उतना ज्यादा परिचित होंगे। देश की एकता उतनी मजबूत होगी, देश के लिए खतरे उतने कम होंगे और देश में जो अलग अलग तरह के समूह के, समुदाय के लोग हैं, उनके दुख दर्दों से आप उतना ज्यादा वाकिफ होंगे। तो भाषाएं सीखिए। आप लोग यंग हैं, मैं यहाँ सारे यंग ही हैं, लगभग हम सब शिक्षक भी आगे पीछे ही हैं, ज्यादा दूर नहीं है। तो हम सबके लिए कह रहे हैं कि हमें भाषाएं सीखनी चाहिए। बहरहाल, अभी हम जिस विषय पर मैं आ रही हूँ, मीडिया और लोकतंत्र, ये विषय अपने आप में जितना सपाट दिख रहा है नहीं। या इसको पलट दे, लोकतंत्र और मीडिया। भारत में लोकतंत्र की एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। इतिहास और उसमें जाकर हम चर्चा कर लें कि सामंती समाज में भी हमारे यहाँ लोकतंत्र था, लिच्छवी गणराज्य था, पाल वंश था, ये सब बातें हम कर लें। लेकिन वास्तव रूप में जो नेशन स्टेट की अवधारणा है, जो लोकतंत्र के साथ जुड़ी हुई है, वो आधुनिक काल की अवधारणा है। और आधुनिक काल में यानी जिस हम नए समाज को, नए परिवेश को आता हुआ देखते हैं और उसमें ये चेतना देखते हैं, फ्रांस की राज्य क्रांति का जो असर देखते हैं, समानता, बंधुत्व और भाईचारे का ये जो नारा था, इसने पूरी दुनिया के लोगों को प्रभावित किया। और इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी और कह सकते हैं समानता, बंधुत्व और भाईचारा, अभी अंग्रेजी वाला याद नहीं आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा। तो ये जो तरीका है, जो फ्रांस की राज्य क्रांति ने जो फेडरलिज्म से लड़ते हुए एक नए आधुनिक परसेप्शन का निर्माण किया, उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। बराबरी का अधिकार, यानी आप जिस फ्यूडल समाज में रहते हैं वहां बराबरी का अधिकार की तो बात ही नहीं होती। वहां एक राजा है, मिलॉर्ड है, और बाकी रियाया और साधारण प्रजा है, जनता नहीं है, प्रजा है। प्रजा और जनता में फर्क होता है। प्रजा किसी के आश्रय के अधीन होती है, जनता स्वयंभू है, दोनों में बहुत फर्क है। तो ये जो फ्रांस की राज्य क्रांति का असर जो है, वो दुनिया के तमाम देशों में, तीसरी दुनिया के देशों में भी दिखाई पड़ा। और भारत के संदर्भ में अगर आप कहें तो जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी गई, आधुनिक काल के आरंभ के साथ साथ ही वो चली। और वो लोकतंत्र की स्थापना का एक परसेप्शन, जिन लोगों ने स्वतंत्रता की, आजादी की लड़ाई लड़ी, उनके दिमाग में रहा आया। कभी उनके दिमाग में ये नहीं था कि कोई एक व्यक्ति विशेष या दल विशेष की शासन व्यवस्था भारत में आजाद होने के बाद स्थापित की जाएगी। लोकतंत्र की स्थापना होगी, इसके लिए विचार विमर्श और बहसें उस समय के, उस कालखंड के पत्र पत्रिकाओं में भरी पड़ी है। मैं आपको एक भारतीय मीडिया का क्या चेहरा था, एक झलक दिखाना चाहती हूँ। और जब मैं भारतीय मीडिया कह रही हूँ तो हिंदी मीडिया केवल नहीं, वो अंग्रेजी भी शामिल है।
भारतीय मीडिया का आरंभ शुरू होता है हिंदी का तो उदंत मार्तंड से आप सब जानते हैं, लेकिन जो बंगाल गजट है, कलकत्ता जर्नल्स बंगाल गजट जो हिक्की ने निकाला, उसकी जो स्थापना थी, उद्देश्य था, जो उसने लिखा वो याद रखने लायक है। उसने लिखा कि मैं अपने मन और आत्मा की स्वतंत्रता के लिए यह अखबार निकाल रहा हूं। वो गोरा था, अंग्रेजों की जमात का था, उसकी देह स्वतंत्र थी, उस पर कोई बंधन नहीं था भारतीय और काले लोगों की तरह, लेकिन वो अपने मन और आत्मा की स्वतंत्रता के लिए और शांति के लिए अखबार निकालना चाहता था, ताकि वो अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन व्यवस्था थी, उसकी जो चालाकियां थी, उसका जो शोषण का तरीका था, उसको आम लोगों के सामने अभिव्यक्त कर सके। आम लोग से मतलब था सामान्य सिपाही, सामान्य अफसर, जो अंग्रेज ही थे, कुछ भारतीय भी उसके अंदर थे, क्योंकि वो अखबार सबके सर्कुलेशन के लिए नहीं था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के और कुछ खास अफसरों के यहाँ वो अखबार जाया करता था, और कुछ साधारण सिपाही वगैरह भी उसे लिया करते थे डाक से महसूल देकर। तो ये जो मन और आत्मा की स्वतंत्रता का जो टैगलाइन है ना, ये भारतीय मीडिया, हिंदी मीडिया का कैरेक्टर है। ये कब हमने इस आत्मा और मन को गिरवी रखना शुरू किया, क्राइसिस वहीं से शुरू होता है। मन और आत्मा की स्वतंत्रता और जनता की पक्षधरता, ये बड़ी चीज है। और अगर आप देखें कि प्रेस ने, जो कि आरंभिक भारतीय मीडिया है, उसका इतिहास प्रेस के या प्रिंट के इतिहास से शुरू होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बाद में आया। तो प्रिंट ने अलग तरह के चैलेंजेस, अलग तरह की संरचनाएं, अलग तरह की आइडियोलॉजी, अलग तरह का क्लास कॉन्फ्लिक्ट विकसित किया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ने दूसरे तरह की संरचनाओं को, दूसरे तरह की आइडियोलॉजीज को, दूसरे तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को हमारे सामने चैलेंज की तरफ फेंका। दोनों में अंतर है। और आज जो एज है, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आगे बढ़ गया है वो, यानी टीवी रेडियो से भी बहुत आगे है, इंटरनेट का जमाना है। यहाँ हम न्यू मीडिया को देख रहे हैं, और न्यू मीडिया में भी एक पैरेलल प्लेटफॉर्म है मीडिया का, यूट्यूब है। यूट्यूब जनरेशन, जिसमें आप में से बहुत सारे बच्चे एक्टिव हैं, सुनते हैं, बनाते हैं, रील और मीम्स भी बनाते हैं। तो सोशल मीडिया, न्यू मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए। तो प्रेस की जो भूमिका थी, और वहां से चलते हुए जो हम यहाँ पहुंचे, न्यू मीडिया और सोशल मीडिया, यूट्यूब के जमाने तक, दोनों में बुनियादी अंतर क्या है, दोनों के लक्ष्यों में बुनियादी अंतर क्या है, और संकट कहाँ खड़ा है, इस पर सोचने की जरूरत है। प्रेस के सामने एक लक्ष्य था, हिंदी प्रेस के और भारतीय प्रेस के सामने, चाहे वो अंग्रेजी का ही भारतीय प्रेस क्यों ना हो, या वर्नाक्युलर के अन्य भाषाओं का भारतीय प्रेस क्यों ना हो, उसके सामने एक लक्ष्य था, वह था देश की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद जनतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना, और जनता की उसमें शिरकत, ये उसके पास लक्ष्य था। और इसके लिए जो अखबार उन्होंने निकाला, पत्र पत्रिकाएं निकाली, उनमें रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था। सरकार को देने के लिए जनता के दुख दर्दों की बात हुआ करती थी, आगे की योजनाएं हुआ करती थी, और जनता को जागरूक करने की बहुत सारे राइटअप्स हुआ करते थे। और अगर आप देखें तो प्रेस के साथ साथ जो कई चीजें स्थापित होती हैं, प्रेस केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ साथ आइडियोलॉजी भी आती है। टेक्नोलॉजी जितना शून्य दिखाई देती है, आइडियोलॉजी से होती नहीं। टेक्नोलॉजी के साथ आइडियोलॉजी जुड़ी हुई होती, और किस तरह की आइडियोलॉजी का कौन सी टेक्नोलॉजी प्रसार करेगी, वो उसकी अंतर संरचना में निहित होता है। तो प्रेस जब आया तो वह आइडियोलॉजी के तौर पर उसने नेशन स्टेट की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया, साथ ही साथ एक नेशनल लैंग्वेज की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया। यानी हम इसके पहले राष्ट्र की कोई एक ही भाषा हो, इस तरह की बात नहीं कर रहे थे। भारत का अस्तित्व तो आज से नहीं है भाई, हजारों साल से है, और हमने कभी नहीं लड़ाई लड़ी कि एक भाषा होनी चाहिए पूरे देश में। लेकिन आप कहते हैं एक भाषा होनी चाहिए पूरे देश में, जो संपर्क भाषा हो, लिंगुआ फ्रैंका हो, है ना। कहते हैं राज्य की भाषा एक होनी चाहिए, राजभाषा एक होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा बहुत सी है। लेकिन पहले भी राजभाषा भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग थी,
स्थानीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिलता था, फारसी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। जिस शासक को जो भाषा पसंद होती थी, जिसमें वो अपनी सहूलियत समझता था, उसको राजभाषा का दर्जा देता था। लेकिन राष्ट्रभाषाओं से उसकी कोई खास टकराहट नहीं थी। हिंदी अपनी चाल से फल फूल रही थी उस जमाने में भी। रीतिकाल हमारा, भक्तिकाल हमारा, उसके बाद का तमाम जो ट्रांजिशन पीरियड है, वो सारा का सारा हिंदी के विकास का ही तो काल है। हिंदी विकसित वहीं से हो रही है। उन चीजों को भूल जाएंगे तो कैसे कहेंगे कि हिंदी केवल किशोरीदास वाजपेयी ने विकसित किया। ये तो बात सही नहीं है। हिंदी तो अपनी गति से बढ़ रही थी, चल रही थी। तो बहरहाल, और प्रेस जब आया तो उसने नए किस्म का के सामाजिक परिवेश का निर्माण किया, नए किस्म के सार्वजनिक स्पेस का भी निर्माण किया। ध्यान रखिएगा, जब नए और आधुनिक किस्म के सार्वजनिक स्पेस बनेंगे तो उसमें नए नए तबकों की शिरकत होगी। यानी सार्वजनिक स्पेस पहले जो थे और अब जो बन रहे थे प्रेस के कारण, वो बिल्कुल अपनी विशेषताओं में बिल्कुल अलग थे, बुनियादी तौर पर अलग थे। और इसी वजह से जो सार्वजनिक स्पेस है, आप देखेंगे कि उस नए बनते सार्वजनिक स्पेस में करोड़ों 30 करोड़ की आबादी उस समय थी, लगभग 28-30 करोड़ की। करोड़ों अशिक्षित महिलाओं ने, वंचित तबकों ने, पिछड़े लोगों ने उसमें हिस्सेदारी की। शिक्षा नहीं थी उनके पास, लेकिन उस सार्वजनिक स्पेस ने इतना उत्साह का संचार उनके भीतर किया था कि उन्हें देश के निर्माण में, देश की आजादी के लिए अपने को उत्सर्ग करने में एक आनंद का भाव प्राप्त हुआ और वो अपने अपने घरों से निकल आए। सारी महिलाएं जो निकली शिक्षित नहीं थी, सारे पुरुष भी जो निकले शिक्षित नहीं थे। साक्षरता का दर बहुत कम था, पुरुषों में भी कम था, महिलाओं में तो और भी कम था। लेकिन इसके बावजूद जो नया बना सार्वजनिक स्पेस है, उसमें प्रेस की भूमिका को गौण करके देखने से बात नहीं बनेगी। प्रेस ने ही वो जागरूकता पैदा की कि सार्वजनिक स्पेस में जो पढ़ा लिखा है वह भी, अनपढ़ है वह भी, एक सामान्य कॉज के लिए एक आवाज पर बाहर निकल रहा है। गांधी जी को इससे ताकत मिली, भगत सिंह को इससे ताकत मिली, चंद्रशेखर आजाद को इससे ताकत मिली, अन्य तमाम क्रांतिकारी और अन्य विचारधारा के लोगों को इससे ताकत मिली। प्रेस ने एक सहयोगी भूमिका निभाई लोकतंत्र को लाने में। और ध्यान रखिएगा, स्वस्थ लोकतंत्र स्वस्थ मीडिया के लिए बहुत जरूरी है। मीडिया स्वस्थ हो, हेल्दी हो, सुचारू रूप से चले, बायस ना हो, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया तथ्य और सत्य को दिखाए। और कई चैनल्स का तो टैग लाइन है, हम सत्य दिखाते हैं। अब उस सत्य की पड़ताल कीजिए। सत्य क्या दिखाते हैं आप? तेज आते हैं और सत्य दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन सत्य के इतने डायमेंशंस हैं, कौन सा डायमेंशन आप पिक करते हैं? उससे जनता का क्या भला होता है? कि आपके आकाओं का भला होता है या आपका भला होता है? जनता में आप मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट का निर्माण कर रहे हैं, कंसेंट बना रहे हैं, जनमत बनाना आपका काम है, लेकिन आप निर्मित कर रहे हैं, कृत्रिम जनमत बना रहे हैं। जनता आप पर आंख मूंद कर विश्वास कर रही है कि आप जो दिखा रहे हैं वो सत्य ही दिखा रहे हैं, क्योंकि दावा भी आप कर रहे हैं कि आप सत्य दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप सत्य दिखा नहीं रहे होते, सत्य छिपा रहे होते। और ये हम काउंटर कैसे कर सकते? काउंटर हम तभी कर सकते हैं जब हम एक से अधिक जगहों पर उस खबर के स्रोत को ढूंढें। अगर हमने आंख मूंद कर किसी एक चैनल के आगे समर्पित अपने को कर दिया, तो आप समझिए कि हम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य को आप तभी अपने विवेक और वैज्ञानिक बुद्धि से प्राप्त कर सकते हैं। रीजनिंग और साइंटिफिक कॉन्शियसनेस दो बड़ी चीजें हैं। सत्य को आप इन्हीं दो चीजों के जरिए हासिल कर सकते हैं, और तभी हासिल कर सकते हैं जब आप सत्य को अलग अलग कोणों से देखने के अभ्यस्त हो। तब आप अपना एक निर्णय ले सकते हैं कि सत्य को जरा तिरछा करके भी देखा जा सकता है, पलट के भी देखा जा सकता है, और बगल से भी देखा जा सकता है। और वास्तव में सत्य इसमें क्या है, कोहेरेंस क्या है, संगति क्या है, ये चीज आप तब समझ सकते हैं। तो ये जो नए किस्म का पब्लिक स्पेस था, नए किस्म का सामाजिक परिवेश था, इसके साथ ही साथ नए किस्म का जो मिडिल क्लास उभर के आ रहा था, इस सबके निर्माण में भारतीय प्रिंट मीडिया का महत्वपूर्ण रोल रहा है।
अब अगर हम आज के संदर्भ की बात करें, एक चीज और देख लीजिए कि जब हिंदुस्तान में प्रिंट मीडिया अपने पैर पसार रहा था, तो हमने आपको हिक्की का उदाहरण दिया। एक उदाहरण और देती हूँ, और देखिए कि कैसे शुरुआत में ही प्रिंट मीडिया को अपने ही आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ा। अपनी ही आजादी के लिए, जो जनता की आजादी के लिए वो पैरोकारी कर रही थी, उसको किनारे करके अपनी आजादी के लिए, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। और ये लड़ाई किसी और को नहीं लड़नी पड़ी, स्वयं राजा राममोहन राय को लड़नी पड़ी, जो अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छी तालमेल करके चलने वाले व्यक्ति थे। अंग्रेजों की सहायता से उन्होंने कई सुधार कार्यक्रम चलाए थे, कई कानूनों और प्रावधानों में सुधार किया था, और इस तरह से स्वयं राजा राममोहन राय को अपने अखबार की वकालत के लिए इंग्लैंड तक जाना पड़ा था। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जो निकालते थे, उस पर ही पहले मुकदमा चल गया था और अभिव्यक्ति के लाले पड़ गए थे। तो उस समय जो प्रेस का सेटअप होता था बहुत महंगा आता था, और लंदन से जहाजों पर, पानी के जहाज पे आता था, 6-6, 8-8 महीने जहाज आते थे, लग जाता था सेटअप आने में। तो ऐसे में कोई भी मालिक या कोई भी प्रेस चलाने वाला नहीं चाहता था कि उसके सेटअप को अंग्रेज सरकार जब्त कर ले। तो राजा राममोहन राय ने लंबी लड़ाई लड़ी प्रेस की आजादी के लिए, और उसी दौर में कई ऐसे कानून आए, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट और दूसरे कानूनों को काला कानून की संज्ञा दी थी, एडम्स एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट उसी समय आए थे। तो प्रेस और सत्ता के साथ एक टसल प्रिंट मीडिया ने भी देखा। उसकी अभिव्यक्ति को कुचलने के लिए न केवल हिक्की बल्कि जो काले लोग थे उनके भी अखबार और उनकी भी अभिव्यक्ति को कुचलने के लिए ब्रिटिश सत्ता सन्नद्ध थी। आजादी के बाद का जो परिदृश्य हम देखते हैं, उसमें टेलीविजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक नया कैरेक्टर पैदा होता है। अब अखबार और प्रिंट मीडिया जो है वो विशेष समूहों का निकलने लगा, सांस्थानिक चरित्र उसका बना, और उसके साथ साथ ही उसका एक प्रतिद्वंदी भी पैदा हुआ जो टेलीविजन था। कंप्यूटर आया, लेकिन इंटरनेट की उतनी अभी जो प्रायोगिकता थी वो बहुत ज्यादा सहज उपलब्ध नहीं थी, महंगा था, तो उसका प्रयोग बाद में हुआ। लेकिन टेलीविजन ने एक धमक पैदा की। अब जब हम मीडिया और लोकतंत्र की बात करते हैं, मीडिया कितना लोकतांत्रिक है, मीडिया लोकतंत्र को कितना सहयोग कर रही है, इन तमाम चीजों को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है उसको हम देखें कैसे। आप साहित्य में विभिन्न विधाओं को पढ़ने का तरीका सीखते हैं ना, हाउ टू रीड पोएट्री, हाउ टू रीड अ नॉवेल, तो हाउ टू वॉच अ टेलीविजन, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? आप टेलीविजन कैसे देखें, अखबार कैसे पढ़ें, इसका ज्ञान आपको क्यों नहीं होना चाहिए? इसी को मीडिया लिटरेसी कहते हैं। और मीडिया लिटरेसी का जहां तक सवाल है, तो जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे कि मीडिया किन मेटाफर्स का प्रयोग कर रहा है, किन साइंस का प्रयोग कर रहा है, किन सिग्निफायर का प्रयोग कर रहा है, कौन से सिग्निफाइड या मीनिंग वो हासिल करना चाहता है, तब तक आप मीडिया लिटरेट नहीं है। आप में और एक कॉमन आदमी में कोई फर्क नहीं है, जो बस जो दिख रहा है उसी को मानता है। अगर राम जी दिख रहे हैं तो अगरबत्ती जलाना है ना, कुछ और दिख गया तो आंसू बहाना है। तो जो दिख रहा है वही सत्य है। एक साधारण व्यक्ति की जो समझ है और मीडिया के अध्येताओं की जो समझ होनी चाहिए, उसमें फर्क है। जैसे साक्षरता या कह सकते हैं ना, प्रिंट के लिए साक्षरता जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मीडिया लिटरेसी का होना और उसको प्रोपोगेट करना, उसका प्रचार प्रसार होना बेहद जरूरी है। हम समझ पाए कि केवल मीडियम नहीं, मीडियम से निर्मित जो मैसेज है उसको हम कैसे डिकोड करें। नहीं तो कोई भी हमें कुछ भी समझा के चल जाए, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये जो विज्ञापन आ रहा है समाचार के बीच में, इसका समाचार से क्या ताल्लुक है। जो स्टोरी समाचार के रूप में आप तक पहुंचाई जा रही है, वो स्टोरी दरअसल उसके तार, उसके सूत्र कहाँ जुड़े हैं, और मैसेज जो है वो लक्षणा और व्यंजना में क्या कम्युनिकेट कर रहा है। अभिधा तो मैसेज की मीडिया की एक खूबी है कि अभिधात्मक अर्थ तो पहले ही वो कम्युनिकेट कर देता है ताकि कोई उससे डिस्कनेक्ट महसूस ना करे, लेकिन जो उसका लक्षणात्मक अर्थ है, व्यंजनात्मक अर्थ है, उसको कम्युनिकेट और डिकोड करने में आपको मीडिया लिटरेसी की जरूरत पड़ेगी। और इस अर्थ में हम सबको मीडिया साक्षर होना चाहिए। नहीं होंगे तो हमारे मत बनाए जाएंगे
अपने से स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए अब हम अपने दिमागों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तो और भी हमारे लिए एक चैलेंज प्रस्तुत कर रहा है। जितना हमारा आईक्यू है, हमारा एक औसत व्यक्ति का आईक्यू कितना हो सकता है? हम बहुत पढ़ेंगे, बहुत तैयारी करेंगे, तब जाकर हम थोड़ा सा बेहतर बोलेंगे, ठीक है। औसत व्यक्ति का आईक्यू एक सामान्य मनुष्य या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक का आईक्यू जितना था 139, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आईक्यू 155 है, वैज्ञानिक से भी ज्यादा। तो आप सोचिए कि खतरा कितना बड़ा है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एआई आपके लिए उपलब्ध करा देगा। तो फिर तो आप दिमाग को भी रेस्ट दे दीजिए, जरूरत नहीं है आपको दिमाग से कुछ भी करने की। धीरे धीरे हाथ से करना भूले, पैरों से चलना भूले, आप दिमाग से सोचना भी बंद कीजिए। जिस दिन आप सोचेंगे नहीं, उस दिन आप मर जाएंगे, मनुष्य नहीं रहेंगे। सोचना ही हमारी विशेषता। तो हमारे पास जो अभी के फेज में जो कंप्यूटर क्रांति, इंटरनेट, उपग्रह क्रांति, इन सब के जरिए बहुत सारी जो तरक्की हुई है मीडिया में, उसने नए चैलेंजेस पैदा किए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम मीडिया की भाषा को डिकोड करना, मीडिया की छवियों को डिकोड करना सीखें। अब प्रिंट में भी बहुत बदलाव आया है। प्रिंट पहले वाला प्रिंट नहीं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में अगर आप अंतर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो प्रिंट मीडियम की खासियत थी, इलेक्ट्रॉनिक में आई है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की बहुत सारी चीजें, उसकी झलक प्रिंट में दिखाई देती है। तो दोनों में आवाजाही भी है। तो कई कोड्स दोनों को समझने के एक ही हैं, लेकिन कुछ कोड्स अलग हैं। बहरहाल अभी हम लोकतंत्र की स्थिति की बात करें तो मीडिया के साथ साथ एक नागरिक के रूप में आपके पास एक बहुत अच्छी चीज आपकी सरकार ने आपको दी है, हमारी सरकार ने हमें दी है। वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हालांकि उसमें थोड़ा संशोधन हो गया है और बहुत सारे उसका जो हस्र हो रहा है वो भी दिलचस्प है कि बहुत सारे दफ्तरों में जब हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो लिख दिया जाता है कि दिस इज कॉन्फिडेंशियल, सो इट कुड नॉट बी प्रोवाइडेड। तो हालांकि उसका एक संकुचन हो गया है। बहरहाल इसके बावजूद वो हमारे हाथ में मीडिया द्वारा दिखाए गए फेक न्यूज या मैन्युफैक्चर्ड न्यूज या इंटेंशनली किसी खबर को पोस्ट करने की कोशिशों को एक तरह से रोकने का सबसे सशक्त माध्यम हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से और आर्टिकल 19 से लैस हैं। हमारे पास आर्टिकल 19 भी है जिसने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, जब तक कि हम अपने देश के लिए कोई खतरनाक स्थिति अपने वक्तव्य से पैदा नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं एक सिटीजन के तौर पर। केवल मीडिया, देखिए चौथा स्तंभ, क्या चौथा स्तंभ? आप सोचिए कैसे आया ये चौथा स्तंभ? ये हमने नहीं पैदा किया, ये फ्रांस से आया है। और क्यों आया? मेडिवल पीरियड में फ्रांस में जो ताकतवर तबके थे वो था किंग, राजा, जमींदार, लॉर्ड्स, और उसके बरक्स ये जो सर्वहारा था, कॉमन पीपल। उसको ये जो चौथा स्तंभ था दरअसल ये सर्वहारा था, कॉमन पीपल के लिए आया था, मीडिया के लिए नहीं आया था। मीडिया ने कब खुद को रिप्लेस कर लिया चौथे स्तंभ में? कॉमन पीपल गायब हो गया। मीडिया इज फॉर कॉमन पीपल, और ये अगर है तब तो वो चौथा स्तंभ है। लेकिन अगर ये नहीं है, अगर वो साधारण व्यक्ति की आवाज नहीं है, तो कोई हक नहीं है कि मीडिया को हम चौथा स्तंभ कहें। इसको सबसे पहले थॉमस कार्लेले नाम के एक विद्वान थे, मीडिया पर उन्होंने बहुत काम किया था, तो उन्होंने प्रेस को चौथा स्तंभ कहा। और ऐसा कहते हुए उनके सामने फ्रांस का इतिहास था, जहां चर्च था, राजशाही थी, मिडिल क्लास बुर्जुआजी थी, और इन तीनों के बरक्स उन्होंने कॉमन पीपल की बात की थी और कॉमन पीपल को चौथा स्तंभ कहा था। और चूंकि मीडिया कॉमन पीपल की बात करता है, इसलिए प्रेस जो है वो चौथा स्तंभ उन्होंने माना। लेकिन हमारे यहाँ मीडिया को खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या वाकई वे चौथा स्तंभ हैं, और ये दर्जा भारत में उनको दिया जाना चाहिए। जो स्थिति है जब आप स्वर्ग की सीढ़ी दिखाते, हाँ,
तो मैं अब ज्यादा नहीं कहूंगी और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी